जिंदा दिल तालियों के साथ और शानदार से एक्साइटमेंट के साथ में मैं इनवाइट करने वाला हूं आज के जबरदस्त सेशन को देने के लिए जबरदस्त हमारे गेस्ट स्पीकर इंटरनेशनल सीनियर वेलनेस कोच एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ब्रांड न्यू क्राउन डायरेक्टर मिस्टर सोमपाल जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन, मोस्ट वेलकम एंड होप तू जीत का मुश्ताक बन, तेरा आला है रुतबा, पर बूंद बूंद में वो जुनून जो मोड़ दे आंधियां। तू जीत का मुश्ताक बन, तेरा आला है रुतबा। मोस्ट वेलकम सोमपाल जी। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू एवरीवन, और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो वेस्टेज, क्योंकि हमारी शुरुआत हमेशा मॉर्निंग से होती है, चाहे टाइमिंग कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी सी बात बोली जाती है कि जब जागो तभी सवेरा, है ना। बस जागने की जरूरत है। और मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगा अपने लीडरशिप का और हम सबके मेंटोर सुनील भगवती शर्मा सर का, क्योंकि उन्होंने आज हमें यहाँ पे जो है मीटिंग करने का मौका दिया और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दी कि जहाँ पे हम जो है कहीं ना कहीं पहली कमेटी में अगर हम बात करें कम्युनिटी में, तो वहां पे हम ऐसे थे कि जैसे जो है दिया जो है बुझने वाला हो और उसमें जोत का नाम नहीं था, खाली स्ट्रगल कर रहे थे। तो थैंक यू सर, इसके लिए भी दिल से तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताता हूँ। मेरा नाम है सोमपाल रंजीता खोकर और मैं यूपी के बागपत जिला से, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा बागपत है, और छपरोली, जो कि यहाँ पे छपरोली जो नाम है अपने आप में विश्व में एक नाम है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो कि किसानों के महियत मसीहा कहे जाते थे, उनकी कर्म भूमि है। तो आई होप कि वैसे तो कम जानते हैं छपरोली कस्बे को, लेकिन आज अच्छे से जान जाएंगे। और एक और छपरोली जो है विश्व में जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, उसका कारण है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो वर्ल्ड में टॉप इलेक्शन के लिए छपरोली मशहूर है। मैं आपको बता दूं, आपने सुना भी होगा टीवी पे कई बार जब न्यूज आती है। तो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो आप समझ सकते हैं, जब आप धरती से जुड़े होते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी होती है अपने जो है जीवन शैली की, और बहुत ही स्ट्रगल भरा होता है। और किसान के साथ साथ मैं एक इंजीनियर भी हूँ। मैंने 1991 में मुंबई से जो है आईटीआई की थी, 3 साल में मुंबई रहा और काफी मेरा अच्छा वहाँ पे जो है चल रहा था। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि वो हम सब जो है कहीं ना कहीं कई बार किस्मत हमें आपके कर्म भूमि पे ही छोड़ देती है, हालात ऐसे हो जाते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद में जो है 1993 में तो बट फिर जो है मैंने किसान नीति अपनाई, यानी कि मैं फार्मर बन गया और साथ साथ अपनी इंजीनियरिंग भी करता रहा, जो कि आज भी मेरी टाउन में शॉप है। बट जो है बड़े अफसोस की बात है कि वो पिछले 5 साल से बंद है। उसका कारण है कि अच्छी हेल्थ की ओर जाना, क्योंकि जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली तो यहाँ पे आने का कारण था कि मेरी वाइफ रंजीता, उनका वजन काफी बढ़ गया था और वजन के कारण काफी जो है समस्याएं आप सभी को होती है, पता है कि समस्याएं बढ़ती रहती हैं। तो कभी मेरठ हॉस्पिटल, कभी दिल्ली, कभी गाजियाबाद, जितने भी आसपास के एरिया थे, काफी जो है जो एक किसान की इनकम होती है आप सभी को पता है 50% वो वापस जो है खेत में ही लग जाती है, फार्मिंग में ही लग जाती है। क्योंकि कहीं अच्छे बीज चाहिए, कहीं आपको केमिकल चाहिए, कहीं पेस्टिसाइड चाहिए, कहीं आपको जो है बिजली का, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें से जो है 70% जो खर्चा था इनकम का, वो हॉस्पिटल में जा रहा था। और फिर हमें मौका मिला, वो बोलते हैं ना कि भगवान आपकी लाइफ में खुद नहीं आते, कोई ना कोई मसीहा बन के आपकी लाइफ में आता है। तो ऐसे ही हमारे जो है कोच आए और उन्होंने हमें जो है न्यूट्रिशन के बारे में बताया। तो उन्होंने 4 से 6 महीने में अपना 28 kg अमेजिंग सा वेट कम किया। उसके साथ साथ बहुत सारे जो हेल्थ इशू थे वे सिक्योर हुए। और मैं इस बिजनेस में जो है आया था, बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि पैसे के लिए आए थे, लेकिन मैं बताऊं पैसा दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है वो है आपकी खुशी। आपकी खुशी आपकी जीवन शैली को प्रभावित करती है, क्योंकि हम पैसा किस लिए कमाते हैं? पैसा भी खुश होने के लिए कमाते हैं, अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें, तो इसलिए हम लोग पैसा कमाते हैं। बट पैसे की नीड नहीं थी इतनी। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम किसी इवेंट में गया तो वहां पे देखा, रहे वहां पे हर तरह के लोग जो है खुश हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वो जो ओरा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को जो है एक्सेप्ट किया और मैंने बोला कि हाँ मैं ये बिजनेस करूंगा। बिजनेस पैसे के लिए नहीं, क्योंकि
मैम का रिजल्ट बहुत अच्छा आ चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक माइंड में डिस्टरबेंस थी, अकेलापन था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैम को जो है बिजनेस ज्वाइन कराया जाए और उनको बिजी कर दिया जाए। तो हमने यही किया कि खुश होने के लिए हमने इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया और बहुत अच्छा बिजनेस मिला, इतने अच्छे लोग हमें मिले। सबसे अच्छी बात क्या होती है, आपका जो ओरा होता है ना, वो बोलते हैं ना कि माहौल बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, संगत से रंगत आती है। तो यानी कि जैसे लोगों के बीच आप रहोगे तो आपका मन भी ऐसा ही हो जाता है। तो अब अच्छे अच्छे लोग मिले और कम्युनिटी ज्वाइन करते ही जो है फिर काफी बिजी हो गए। तो जो निगेटिविटी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि बार बार आप किसी इवेंट्स में जाते हो, ट्रेनिंग में जाते हो, वहां पे आप कुछ बहुत सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो। बट ऐसा ही होता है, लेकिन होता क्या हुआ फिर बाद में बहुत सारे चैलेंज आए। तो हमारी जो खुशी थी कहीं ना कहीं वो दुख में कन्वर्ट होने लगी। आए थे हम हैप्पीनेस के लिए, लेकिन जो है आपके ऊपर जब प्रेशर आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, डिस्टरबेंस आता है, तो आप एक अच्छे फ्लो में नहीं होता, वो फ्लो अलग चेंज हो जाता है, डायरेक्शन बदल जाती है। हुआ है आप लोगों के साथ ऐसा, पहली कम्युनिटी में किसी के साथ? बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, वो है ना। तो आप आए थे हंसी खुशी के लिए, लेकिन माहौल आपको और भी परेशान कर देता है। उसका कारण होता है कि आपका अच्छे लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा एक बार प्रीति मैम, ब्रिज सर और सुनील भगवती सर के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे। मेरे मेंटोर है, मेरी अपलाइन है, और एक दूसरे के लिए हम क्लैपिंग करेंगे, जो कि यहाँ से हमेशा सीखने को मिलता है। एक लीडर ही आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकता है ना। तो ऐसे करते करते हम वह अच्छा खासा वहां पे हमारा लेवल था, बहुत बढ़िया लेवल था। इनकम भी हमारी जो है 5-5.5 लाख रुपए पर मंथ की थी। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे जैसे आप जो है आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं। तो अब यहाँ पे हमें मौका मिला, और मैं यहाँ पे भी उस कम्युनिटी के लिए भी सुनील सर के लिए एक बार क्लैपिंग करना चाहूंगा, क्योंकि जो है वो गेस्ट स्पीकर बन के आए थे। मैंने जब उनको फर्स्ट टाइम देखा आज से 4.5 साल पहले, तो मैं किसी ट्रेनिंग में था करनाल, और वहां पे सर जो है गेस्ट स्पीकर बन के आए थे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। तो वहीं से कई बार ऐसा होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो एक अटैचमेंट होता है इंसान का इंसान के साथ में। तो वहीं से मेरा सुनील सर के साथ में अटैचमेंट था। लेकिन यहाँ पे जो है हमें नहीं पता था कि जो है विदेशी कंपनी के साथ साथ हमारी स्वदेशी कंपनी भी अच्छे न्यूट्रिशन पे जो है कहीं ना कहीं रिसर्च कर रही है। तो फिर हमें ये सुनील सर के माध्यम से पता चला, और वो हमें इस कम्युनिटी में लेके आए। तो उनके लिए फिर से अगेन तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे करते करते हम यहाँ पे जो है 6 महीने हम हो चुके हैं, और बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, बहुत सारे नहीं आए, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप किसके साथ हो किसके साथ नहीं ये मैटर नहीं करता है। आपके अंदर क्या विल पावर है, क्या आपका सपना है, क्या आपकी गोल है, ये चीजें मैटर करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे चाहे हम खेती करें, चाहे हम कोई बिजनेस करें, चाहे हम कोई जो है जॉब करें, तो हर चीज के लिए अपनी एजुकेशन जरूरी होती है। और यहाँ आके हमें सबसे पहले जो मिलती है वो चीज है, वो है एजुकेशन। सुबह शाम हमें सेशन दिया जाता है, अलग अलग लेवल के हिसाब से हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसके लिए भी इसके क्रेडिट जाता है सुनील भगवती सर्वम सर को, है ना। और दूसरी बात कि आप आए थे हैप्पीनेस के लिए, तो यहाँ पे वो आपके सारे सपने साकार होते हैं कि आप बिना प्रेशर के, बिना बर्डन के, बस अपनी लगन के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। और हमने यहाँ पे आके बहुत कुछ जो है पाया है, जैसे कि थाईलैंड वेकेशन हम लोगों ने सुनील भगवती शर्मा सर के आशीर्वाद से अचीव की। एक अच्छा खासा क्राउन डायरेक्टर हम मेंटेन कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे हम साथ, हम सब एक साथ मिलकर। और उसके लिए मैं सबसे ज्यादा थैंक यू बोलूंगा अपनी प्यारी सी टीम का। तो एक बार उनके लिए भी क्लैपिंग, क्योंकि टीम भी जब ही बनती है जब एक लीडर अच्छा हो। लीडर भी बिना टीम के कोई मायने नहीं रखता है ना। तो ये कॉम्बिनेशन होता है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सबसे अच्छी अपनी लीडरशिप, अपनी अपलाइन, क्योंकि जो आपको हमेशा फॉलो करते रहते हैं, जो हमेशा आपके साथ में खड़े रहते हैं। तो प्रीति मैम और ब्रिज सर के लिए दिल से क्लैपिंग, क्योंकि इस कम्युनिटी में आके हमने यहाँ पे रुड़की में और मेरठ में दो जो है ओपन जो है सेंटर जो है हमने खोले हैं, और उसका भी जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, लोगों तक डोर टू डोर ये मैसेज जा रहा है। तो उसके लिए भी नितिन सर और जो है पूजा बालियान मैम के लिए बहुत सी क्लैपिंग, क्योंकि वो आज जो है लोगों को ऑफलाइन सर्विस सेंटर चला के बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था।
तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है। तो जैसे आपने टाइटल भी देखा होगा कि हमें न्यूट्रिशन की नीड क्यों है। तो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है जब हम किसी काम पे फोकस करते हैं या किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट की अगर हम बात करते हैं। तो जो सामने वाला पर्सन होता है तो सबसे पहले उनकी जो है एक ही बात होती है कि हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। वो आपको क्या बोलते हैं कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है कि हेलमेट को हमेशा एक्सीडेंट से पहले लगाया जाता है, बाद में लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको सीट बेल्ट पहले लगानी चाहिए, बाद में आपकी गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। अगर आप बाइक चलाते हो तो आपका हेलमेट आपके सर पे पहले होना चाहिए, गाड़ी बाद में रन करनी चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि सेशन में हमें सिखाया जाता है कि 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट और 100% हमारा माइंड सेट। क्योंकि सारा सिस्टम किस चीज का है, हमारे माइंड का है, हमारे दिमाग का है। क्योंकि आपकी एक्टिविटी वही होती है जो आपका माइंड सोचता है। जैसे हम किसी का माइंड नहीं बदल सकते ना, बहुत सारे कंज्यूमर आप मिलते होंगे और बहाने बनाते होंगे या अलग अलग तरह की बातें करते होंगे। तो हर कोई आपके जैसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग अपना माइंड चलाते हैं, अपने तरीके का एक दिमाग यूज करते हैं। सबके पास भगवान ने दिमाग दिया तो उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि सभी को दिमाग इस्तेमाल करना है, लेकिन एक सही डायरेक्शन में। क्योंकि अगर हमारे पास में माइंड है और वो हम गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते हैं। अगर हम उसको सही डायरेक्शन में चलाएंगे, सही उसका जो है यूज करेंगे, तो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि हमें न्यूट्रिशन की जो है नीड क्यों, आज ये जो है इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट क्यों आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग से बताऊंगा। हमारा जो भारत देश है ये कृषि प्रधान देश है। कितने लोगों को पता है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। सबसे पहले अगर कृषि की बात आती है तो भारत उसमें सबसे आगे है। अब यही अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में भी जो हमारे ऋषि महर्षि होते थे, उनके पास जड़ी बूटियां होती थी। यानी कि जब जो है मेडिकल्स नहीं था, हॉस्पिटल्स नहीं थे, राजा महाराजा थे, तब भी लोग होते थे, तब भी उनका इलाज होता था। लेकिन कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं होता था, खाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था। और बड़ी से बड़ी बीमारी भी वो ठीक कर लेते। कितने लोग सहमत है इस बात से? क्योंकि आपका इंप्रेशन ही मुझे आगे बढ़ाएगा, है ना। पहले भी तो इलाज होते थे, पहले भी तो लोग थे। पिछले 30 सालों में जो क्रांति आई है भारत में, जिसको आप बोलते हैं विकास हो रहा है, ये हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं देशों में। आप देखो हाईवेज निकल रहे हैं जो है, और हॉस्पिटल्स ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। तो मैं आप पे एक ही बात बोलूंगा कि जो आविष्कार है वो जरूरत की जननी है। ये न्यूट्रिशन भी बनाने की जरूरत तभी पड़ी जब इस पे हमारे साइंटिस्ट ने शोध किया, इसको पहचाना कि हमारी बॉडी की नीड क्या है ना। तो अब अगर हम बात करें तो ये कहां से स्टार्ट हुआ, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, 1960 में हरित क्रांति आई थी। अगर आप लोग बुजुर्ग हैं तो आपको याद आया होगा कि हरित क्रांति पहले क्या था। हरित क्रांति की जरूरत क्यों आई? हरित क्रांति क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन बढ़ रही थी और खाने की समस्या ज्यादा हो रही थी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और जो हमारी खेती है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं थी लोगों के लिए। ऐसा ही है ना सर, आप जितने भी बुजुर्ग हो, मेरे दोस्तों हो, तो बता सकते हो। तो हरित क्रांति में क्या हुआ कि फिर वहां पे शोध हुआ। तो वहां पे हमारे जो देसी बीज होते थे उनको हाइब्रिड में कन्वर्ट किया गया। यानी कि ऐसे बीज बनाए गए कि जिनसे लोगों की आपूर्ति हो सके, अनाज की जो है पूर्ति हो सके। तो आज हम इसमें थोड़ा सा जानेंगे कि देसी बीज और हाइब्रिड बीज क्या डिफरेंस लेके आए हमारी लाइफ में। तो क्या आप लोग जानने के लिए तैयार हैं? कि वो बोलते हैं, हमारे यहाँ पे एक छोटी सी कहावत है कि चोर को ना पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ लो, सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं। तो जो देसी बीज होते थे वो क्या होते थे, कैसे होते, क्या उनका मीनिंग था? देसी बीज एक ऐसे बीज होते थे, वो आपके अनाज के भी थे, आपके सब्जियों के, आपके फलों के, आपके फूलों के, आपकी जड़ी बूटियां। देसी बीज क्या था कि देसी बीज एक ऐसे बीज होते थे कि जिसको एक बार बोने के बाद बार बार आपको दोबारा नए बीज खरीदने नहीं पड़ते थे। यानी कि किसान
अपने अनाज से ही बीज उत्पादन करके अपने घर पे स्टोर करके रखता था, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे वो फलों का हो, चाहे वो अनाज का हो। तो यहाँ पे वो जो बीज है, यानी कि हर साल आपको कोई भी नया बीज लेना नहीं पड़ता था। इस बीज के अंदर खासियत क्या थी, यानी कि हमारे उस अनाज में, हमारी दालों में, हमारे फलों में, सब्जियों में खासियत क्या थी कि वो जो बीज हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू यानी कि पोषण तत्व भर भर के थे, बहुत जबरदस्त थे। जैसे फाइबर है, जिंक है, सल्फर है, बहुत सारी चीजें हैं, आयरन है, जो मिनरल्स में आते हैं हमारे अनाज की अगर हम बात करें, तो वो भर भर के उसमें थे। लेकिन उसमें एक कमी थी। कमी क्या थी कि उसका प्रोडक्शन कम था, जो कि हमारे लोगों की जो नीड है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। उसके अंदर एक खास बात थी कि वो जो बीज था वो अपने देश का बीज था। वो अपने एनवायरनमेंट को पहचानता था कि कब यहाँ पे बारिश होगी, कब यहाँ पे सूखा होगा, कब बीमारी आएगी। तो वो बीज जो है उस चीज के लिए रेडी था। जैसे आप लोग हैं, आपको पता है कि आपके क्षेत्र में कब बारिश होती है, कब ठंड आएगी, कब यहाँ पे आंधी तूफान आएगा। तो आप अवगत हो इस चीज से। अगर आप ये सोचो कि हम विदेश जाके रह लें, तो क्या हमें वहां के एनवायरनमेंट का पता है? हम अच्छे से अपने आप को वहां के लिए ढाल पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा समय लगेगा, आपको 15-20 साल लगेंगे। और आपके शरीर को भी उस एनवायरनमेंट की आदत नहीं है, तो आपके शरीर को भी उस चीज को समझने में टाइम लगेगा। लेकिन हमारे जो बीज थे, हमारे जो अनाज थे, वो इस चीज को अच्छे से समझते थे। तो उनके अंदर खास क्वालिटी क्या थी कि मान के चलो सूखा पड़ रहा है, तो वो अपने आप को इस तरह से ग्रो करते थे कि उनकी जो जड़ें हैं वो जब तक अपनी जो है जड़ों को पानी के, जो हमारे जो है जमीन में पानी होता है, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करती थी। तो जैसे इनके अंदर कुछ क्वालिटी थी, अब इसके अंदर एक खास क्वालिटी थी कि इनकी इम्यूनिटी जो पावर है, जैसे हमारे अंदर है, इंसानों के अंदर इम्यूनिटी पावर, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही स्ट्रोंग थी। यानी कि कीड़ों से लड़ने की ताकत। मैं इसका एग्जांपल दूंगा आप सबको। आप सबने देखा होगा कि देसी भिंडा देखिए आपने, देसी भिंडी, देसी बैंगन देखे होंगे। तो जो देसी भिंडी है उसके ऊपर कांटे जैसे रेशे होते हैं। जो हमारा बैंगन होता है, जो ताज होता है, उसके ऊपर भी कांटे जैसे रेशे होते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड भिंडी होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, स्मूथ होती है, वो चुभती नहीं है आपके हाथों में। तो उनका फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में? कि जो हमारे देसी बीज थे, देसी फल थे, देसी सब्जियां थी, तो वो हमारे यहाँ कीड़ों से लड़ने के लिए खुद को प्रोटेक्ट रखते थे, यानी कि सुरक्षा कवच था उनके पास में। तो इसलिए उनको पेस्टिसाइड की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, जो कि हमारे हाइब्रिड फसलों की अगर हम बात करें तो वो इतने प्रोटेक्ट नहीं है। देसी बीज में क्या होता था कि जो भी फसल होती थी, जैसे मान के चलो आप भुट्टे की बात करो, मक्का की बात करो, तो उसका जो आकार हो तो सबका सेम नहीं होता था। किसी में दाने मोटे होते थे, किसी में पतले होते थे, किसी में जो है ज्यादा जो है हाइट अच्छी होती थी। तो यानी कि सबका जो नेचर होता था वो अलग अलग होता था, जो आकार होता था अलग अलग होता था। लेकिन हाइब्रिड में क्या हुआ कि हाइब्रिड को बनाया कैसे जाता है, यानी कि दो बीजों को एक साथ उनका जो है शोध करके और उनको एक दूसरे से मिश्रित करके एक हाइब्रिड बीज का जो है निर्माण किया जाता है। जैसे कि दो कल्चर के लोगों को एक जगह रख देंगे, तो उनसे जो एक तीसरा इंसान होगा तो वो उसमें दोनों कल्चर आ जाएंगे। आप लोग समझ रहे हो अच्छे से, है ना? तो दोनों कल्चर उसमें है। आपने देखा होगा ना भाई, कोई फॉरेनर लेडीज होती है, कोई इंडियन आदमी होता है, उनके जो बच्चा होता है उसके अंदर दोनों कल्चर आ जाते हैं। तो हाइब्रिड बीज भी ऐसे ही तैयार किया जाता है कि यानी कि दो अलग अलग बीज को लेके उससे एक नए बीज का निर्माण किया जाता है। लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होती है? तो जैसे हरित क्रांति आई थी, अगर मैं वापस वहां पे जाऊं, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की मात्रा तो बढ़ी, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो गई, जीरो के बराबर। यानी वो जो नए हाइब्रिड बीज हैं वो हमें जो है पेट तो भरते हैं, लेकिन हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड इतना अच्छा नहीं करवा पाते जितना हमारी बॉडी को नीड है। दूसरी बात कि यहाँ पे आते हैं प्रोडक्शन जैसे बढ़ता है, तो उनका जो आकार होता है फसल का बढ़ने का, या हमें जो है उनसे जो चीजें प्रोवाइड होती है, गेहूं की बाली होती है, भुट्टे के जो भुट्टा होता है, उनका आकार सबका सेम होता है, सेम समय पे वो पकते हैं और सेम समय पे उसकी कटाई होती है।
तो यहाँ पे आप देखो आज की जो है मशीनों का दौर आ चुका है, लेकिन पहले जो किसान थे वो खुद हाथों से और अपने बैलों से ही मेहनत करते थे। यहाँ तक भी जमीन में से पानी भी खुद रहट द्वारा, अपने द्वारा जो है अपने जानवरों द्वारा ही मेहनत की जाती थी। हमारे पास में उस समय कोई मशीन का विकल्प नहीं था। और किसान फैमिली में अगर 6 मेंबर होते थे तो 6 में से 4 मेंबर साथ मिलके काम करते थे। जबकि आज अगर हमारी फैमिली में 10 मेंबर भी हैं तो किसानी करने के लिए सिर्फ एक ही मेंबर काफी है, क्योंकि आज मशीनों का दौर आ चुका है। तो उस समय जो है फसल आगे पीछे पकती थी तो उसको उसी के अकॉर्डिंग कटाई होती थी। आज फसल एक साथ पकती है तो मशीनें उसको अच्छे से काट लेती हैं, है ना। तो ये फर्क हुआ, तो वहां पे क्या हुआ कि हमारे जो है पोषण तत्वों की कमी हो गई हमारी जो है फसलों में, हाइब्रिड में। और इसके अंदर जो एक ताकत होती है इम्यूनिटी पावर की, अगर मैं बात करूं तो इसकी इम्यूनिटी पावर जो है 0% होती है, क्योंकि इसके अंदर ताकत ही नहीं होती। ये फॉर्मिंग करके बनाया गया बीज है। तो इस पे जो कीटनाशक आते हैं जो फसल को बर्बाद कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहीं पे थोड़ी सी देसी फसलों की बात करूं तो वो हमारी, किसी ने अगर देसी फसल बोई है तो वो पूरी एक साथ बर्बाद नहीं होती थी, क्योंकि हर पौधे की इम्यूनिटी पावर अलग अलग थी। तो इसलिए अगर उसमें 20% फसल बर्बाद भी हो जाती थी तो 80% फसल आपकी सेफ हो जाती थी। यहीं अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड में अगर आपकी फसल में एक बार कोई भी रोग लग गया तो वो पूरी फसल को ले डूबता है, बर्बाद हो जाती है। इसीलिए किसानों ने आज पिछले 20 सालों से अब तक जो है केमिकल पेस्टिसाइड का सबसे ज्यादा यूज किया है, क्योंकि ये जो हाइब्रिड बीज हैं हमारे बहुत ही सेंसिटिव हैं। ये किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना ज्यादा बारिश को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ज्यादा सूखे को बर्दाश्त कर सकते हैं, और ना ही जो है हाई टेम्परेचर के बर्दाश्त कर। आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे आजकल हमारी जीवन शैली हो गई है, ना तो हम ज्यादा धूप जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ज्यादा ठंड। तो जितना चेंज हमारी जो है फसलों में आया है इतना ही इस संसार में आया है, हमारे ऊपर आया, हमारे लोगों के ऊपर आया। क्योंकि जैसे ही फसल की इम्यूनिटी पावर कमजोर हुई उसी को हम इनटेक कर रहे हैं, तो वो ही इम्यूनिटी पावर हमारी कमजोर होती जा रही है। तो अब होता क्या है कि जो हमारे देसी बीज थे तो उनके लिए सिर्फ ऑर्गेनिक खाद काफी थी। आप याद करो अब से 30-35 साल पहले हमारे पास में कोई यूरिया, कोई डीएपी, कोई भी ऐसा केमिकल नहीं था। सिर्फ गोबर की खाद और रोगों से बचने के लिए घर की जो उपलों की राख होती थी, राख से ही वो जो कंट्रोल हो जाते थे, सारी बीमारी कंट्रोल हो जाती थी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों? सही बात है ना। तो वो सारी बातें राख से ही कंट्रोल हो जाती थी, कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती थी हमें। लेकिन हाइब्रिड क्या है, एक फॉर्मिंग बच्चा है, कभी भी बीमार हो जाता है, कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, तो वो स्ट्रगल नहीं कर पाता है, इस वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर पाता है। और उसको ग्रोथ करने के लिए हम तरह तरह के केमिकल, यूरिया, डीएपी, फलाना ढिकड़ा, यानी कि ये सारी चीजों की वजह से हमारी जमीन की उर्वरकता भी कम हुई है। तो जब उर्वरकता कम होगी, जैसे आजकल, अगर आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ी सी बात अपनी बहनों के बारे में करूं, तो जैसे आज हमारा फर्टिलाइजेशन जैसा सिस्टम जो है डिस्टर्ब है। बहुत सारी बहनें जो है प्रेग्नेंट नहीं रह पाती हैं, कभी मिसगैरेज हो रहा है 2.5 महीने का, कभी 3 महीने का। वो ये समस्या मेरे सामने आई थी, रंजिता मैम के साथ आई थी, तो इसलिए मैं इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि आदमी वही बता सकता है जो उसने फेस किया हो, जो उसने नॉलेज ली हो। और ये चीजें, नॉलेज से भी ज्यादा आपका खुद का एक्सपीरियंस डिपेंड करता है यहाँ पे। तो ये जो हाइब्रिड है, तो इनमें केमिकल, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनकी ग्रोथ दूसरी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, और इसको रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर होने के कारण इसको जो है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भर भर के किया जाता है। क्योंकि एक किसान के भी बच्चे होते हैं, उनके भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उसे भी पैसे की नीड होती है। अगर वो देसी बीज के चलता और उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती तो वो अपना किसान, आपने देखा होगा किसानों के बारे में समय समय न्यूज पाता है, आज किसान ने आत्महत्या कर ली, आज ये हो गया, आज किसान आंदोलन पे है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा खाना है, वो किसान फैमिली पे डिपेंड करता है। सही बात है या गलत बात है? हम किसान से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो आज हमारे देश का किसान परेशान है, तो उसे भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए
हाइब्रिड और जो है पेस्टिसाइड और केमिकल्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि इन चीजों ने हमारी जो है इंटरनल हेल्थ को, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कमजोर कर दिया। यानी कि आज हमारी सबसे बड़ी बात मैं अगर बात करूं, पहले बड़ों में, हमारे ताऊ चाचाओं में लड़ाई नहीं होती थी, वो बहुत पैसेंस रखते थे। और आजकल के बच्चे के अंदर या हमारे अंदर पैसेंस नाम की चीज नहीं है, हम एक दूसरे के लिए लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते इन चीजों। तो मैं भी अपना एनर्जी ड्रिंक ले लेता हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी शिफ्ट कीजिए। अब दूसरी यहाँ पे सोने पे सुहागा वाली बात आती है। जैसे हमारी जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पहले वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन था पॉपुलेशन के मामले में? चाइना। टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे पीछा था, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे था यूएस और जापान। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी, अब पिछले कुछ सालों में देखो, 20 सालों में आज चाइना कहाँ पे जो है स्टैंड कर रहा है। आज भारत ने उसको पीछे छोड़ दिया है पॉपुलेशन के बारे में। और सबसे बड़ी समस्या कहां पे है आज? अगर हम ओबेसिटी की बात करें, बीमारियों की बात करें, तो सबसे ज्यादा परेशानी आज भारत में है। पॉपुलेशन जहां पे होती है तो वहां पे ये समस्याएं भी आती हैं। और आप लोग देखो, पिछले के जो है 10-15 सालों में हमारी जो उर्वरक जमीन थी, वो आपके हाईवेज में, आपके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप अपने गांव का माहौल देख लीजिए, आपसे 20 साल पहले कितना जो है खेत वगैरह थे आपके गांव के आसपास में, आज एक दूसरे से गांव जुड़ चुके हैं। यानी कि जमीनें कम पड़ती जा रही हैं, और आपको जो है खाने की कमी होती जा रही है। तो ये जो हाइब्रिड है, ये आपकी जिंदगी को धीरे धीरे कम कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में अच्छी खासी जमीन है, तो वो अपने लिए 2-4 बीघा जमीन में अच्छा अनाज उगाते हैं, अपने शुगर के लिए अच्छा गन्ना पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो उस चीज का प्रोडक्शन भी जानते हैं कि अगर आप क्वालिटी पे जाओगे तो उसका प्रोडक्शन मात्र 40% कम होगा आपके हाइब्रिड के मुकाबले। तो उसमें प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन उसके अंदर ताकत ज्यादा होती है, इम्यूनिटी ज्यादा होती है, आपको पोषण तत्व ज्यादा मिलते हैं। तो आप इस चीज को समझ रहे हो कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आज चीजें, आज, क्योंकि भोजन क्या है? हमारी मुख्य जरूरत है, इसी से हमारा शरीर चलता है, इसी से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हम इसी को नहीं समझ पाए, तो क्या हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं? हो सकता है कुछ लोगों को आज मेरी बातें समझ में ना आ रही हो, मैं पर अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा कि एक एक चीज आपके माइंड में जाए, और आपको पता चले कि हम जो है एक तरह से, दो तरह के जो है होते हैं ना, कि एक नेचुरल होता है और एक फार्मिंग होता है। तो आज हम लोग इन हाइब्रिड की वजह से एक तरह से फार्मिंग जो है बन चुके हैं। एआई का जमाना आजकल है, तो एआई ने, आपने समझो वो क्या है, वो एक टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत सारे लोगों की नौकरी को खा गई है। एआई का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये चीजें मैं अच्छे से जो है जान चुका हूं, क्योंकि मैं एक इंजीनियर भी हूं और मैं एक किसान भी हूं। तो हमें कहाँ पे जो है स्ट्रगल करने की जरूरत है, कहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए। और ये हमारा शरीर चलता है हमारे खाने से, पोषक तत्व से। लेकिन जब इसको स्वस्थ खाना नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन से भरपूर खाना नहीं मिलेगा, तो ये शरीर हमारा, ना तो उसके अंदर वो ताकत होगी, ना ही वो स्टेमिना होगा। और जब ये सारी चीजें हमारी विल पावर को भी मजबूत करती हैं। आप खुद देखो कि जिस दिन आप अच्छे से फ्रेश होते हो, तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। लेकिन अगर हमारा जो है स्टमक अच्छे से साफ नहीं हुआ, फ्रेश नहीं हुआ, तो हमारी एनर्जी भी लो होती है, और हमारा माइंड भी उस तरह का काम नहीं करता है। अब बात आती है यहाँ पे, ये जो देखो पिछले 15 साल में, कि आपके कस्बे में, आपके शहर के आसपास कितने नए नए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल चुके हैं। तो किस चीज के लिए है? वो आपके इलाज के लिए है, या आपकी पॉकेट को काटने के लिए है? इलाज के लिए है तो एक बार हैंड रेज ऐसे कर सकते हैं, अब भाई आपकी वोट मुझे पता चले कि वो हमारे इलाज के लिए है। अगर आपकी पॉकेट पे मार पड़ रही है, तो आप जो है स्माइल कर सकते हैं, सच में ही। क्योंकि वो बोलते हैं ना, सुनील सर भी हमेशा बताते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हमें नहीं पता था कि हमें किस प्रकार अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बस भेड़ चाल हम लोग चलते जा रहे थे। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है, छींक आ गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, चलो डॉक्टर के पास, चलो डॉक्टर के पास। लेकिन उस समय में डॉक्टरी ट्रीटमेंट बहुत कम थे, पहले घर के ही नुस्खे थे।
आप लोग, अब मैं बहुत सारी चीजें न्यूट्रिशन से रिलेट करूंगा। अगर किसी को चोट लग जाती थी बच्चे को, तो क्या करते थे, ब्लड आ रहा है तो हल्दी लगा देते थे, क्योंकि वो एंटीबायोटिक का सबसे अच्छा सोर्स होता है। अगर मैं एक किसान हूँ, खेत में मैं काम कर रहा हूँ, फावड़ा लग गया या कासी लग गई, तो क्या करते थे, खून निकलता था, जाड़े चबाए और वहां पे जख्म पे बांध लिए, आपका खून बंद हो जाता था। आजकल अरे इसको डॉक्टर के पास ले चलो, ये करो, टिटनेस का इंजेक्शन लगाओ, फलाना लगाओ, टिकड़ा लगाओ, इसका ब्लड हो गया, क्योंकि हमारे अंदर वो ब्लड ही नहीं है, वो स्टेमिना ही नहीं है। आज हमारा जो है हीमोग्लोबिन डे बाय डे कम होता जा रहा है, और कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ता जा रहा है, साथ साथ हमारे शरीर में जो है शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, हमारी हड्डियां खोखली हो चुकी हैं। आज अगर थोड़ा सा इंसान फिसल जाए तो उसकी हड्डी क्रैक हो जाती है। और गिरता क्यों है? क्योंकि हमने अपने सबने अपने बाथरूम में, अपने घरों में मार्बल लगाया हुआ है। भाई गिरेगा क्यों नहीं इंसान? क्या पहले हमारे पास में इतने स्पेशल बाथरूम थे, इतने स्पेशल मकान थे? गाय के गोबर से हम अपने मकान को लेपाई करते थे, उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन से बचने की ताकत होती थी दोस्तों। जो गाय का गोबर होता था, जिससे दीवार हम जो है लेप लगाते थे, तो वो खुद एक जो है एंटीबायोटिक था आपके घर के लिए और आपके शरीर के लिए। लेकिन आज हमने सुख सुविधाएं, पैसा कमाया, लेकिन पैसे के साथ साथ इस शरीर को हम खोते जा रहे हैं। वो कारण है हमारी एजुकेशन की कमी, पुराना कल्चर छोड़ के वेस्टर्न कल्चर अपनाना। एक चीज आप, मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे फोकस करता हूं। जब से वेस्टर्न टॉयलेट आई है, वेस्टर्न टॉयलेट आई थी उन लोगों के लिए जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता था, बैठने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज वो फैशन बन चुका है। हर कोई, जब से वेस्टर्न टॉयलेट आई है तब से आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, क्योंकि जो आपकी आंतें होती है वो इतना प्रेशर नहीं बना पाती जितना आपकी इंडियन टॉयलेट पे आप अच्छे से फ्रेश होते थे। उसका नुकसान क्या क्या हुआ? आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं रहना स्टार्ट हो गई। लेडीज बहनों को जो है इन्फेक्शन होने की शिकायत हो गई, क्योंकि इंडियन टॉयलेट से आप स्पर्श नहीं होते हो, लेकिन वेस्टर्न टॉयलेट पे आपको स्पर्श होना पड़ता है, तो हो सकता है वो इन्फेक्शन आपको फैल जाए। क्या मैं सही बोल रहा हूं बहनों? है ना? अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो कल्चर हमने अपनाया है, ये हमने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। आज भी तो हम वापस इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं। ये जो न्यूट्रिशन है ये क्या है? ये हमारा कल्चर है, और हमारे कल्चर को अपनाकर विदेशियों ने अपनी तिजोरियां भरी हैं। ये आप लोग समझ लीजिए। वो कैसे? कि हमारे खाने पीने को कॉपी किया, हमारे आयुर्वेद को कॉपी किया। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। कितने लोग ऋषिकेश में गए हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश, बहुत सारे लोग गए हैं। तो वहां पे सबसे ज्यादा योगा ट्रेंड किया जाता है, योगा क्लास चलाई जाती है। और आप लोग देखो, वहां पे फॉरेनर लोग जो है एक एक साल के लिए रेंट पे रहते हैं और योगा क्लास अटेंड करते हैं, और वो यहाँ से एक साल 6 महीने योगा सीख के अपने देशों में जाके इससे मोटा पैसा कमा रहे हैं। सही बात है? आप लोग अगर, है ना? तो ये हमने अपने कल्चर को छोड़ के विदेशी कल्चर अपनाए, ये हमारा नुकसान है। और विदेशी लोग हमारा कल्चर अपना के आज आप लोग कम है, मेहनत की कमाई है वो अपने देश में ले जा रहे थे। तो इसके लिए भी सुनील सर के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि उन्होंने समय रहते इस चीज को रोक लिया। अपना भारत का पैसा अपने ही भारत में अपने ही लोगों को रिजनेबल प्राइस पे अच्छे प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करा रहे। ये भी हमारी एक ग्रोथ का बहुत बड़ा कारण है। तो अब आ गए यहाँ पे दोनों चीजें, कि हमारा खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल, और जो बोलते हैं ना कि 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट। अब विदेशी कल्चर को अपना के हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटी डायमेंश कर दी है। फोकस करने की बात है दोस्तों, कि हमने, आप लोग खुद देखो कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े थे, वो कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते थे। जब से मशीन का दौर आया, WHO के हिसाब से हमें डेली 10,000 स्टेप डेली चलने चाहिए। क्या हम चल पा रहे हैं? पहले जब हमारी फैमिली किसान फैमिली थी, तो वो खेत जोतने भी जाते थे, अगर अपने खेत में भी जाते थे तो 20 से 40,000 स्टेप उनके कंप्लीट हो जाते थे। तो क्या बीमार पड़ सकता था इंसान? डेली स्वेटिंग निकालता था, और जिस इंसान को स्वेटिंग आती है, पसीना बहता है, तो उसके अंदर बीमारी जो होते हैं, एक्स्ट्रा साल्ट होता है, एक्स्ट्रा शुगर होता है, बहुत सारी चीजें होते हैं, वो स्वेटिंग के द्वारा बाहर निकल जाती है। क्या आपने हम लोगों की उपेक्षा में किसी मजदूर को, किसी लेबर को बीमार पड़ते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि उसके पास समय नहीं है।
अगर बुखार बाई दी वे आ भी गया तो वो अपने डॉक्टर के पास जाएगा, मेडिसिन लेगा, बोलेगा भैया इसको निकालो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरी लेबर नहीं होगी कल, तो मैं अपनी फैमिली को क्या खिलाऊंगा। लेकिन हमने अपने शरीर को कंफर्ट जोन में लाके अपने आप को बीमार किया है। आज हर घर में एसी है, आप सबको पता है कि ये एसी आपके ऊपर कितना दुष्प्रभाव डालता है। हर घर में आरओ है, होना भी चाहिए, लेकिन आप ये देखो जो हमारा टीडीएस होता है, जब हम आरओ लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, तो वो आपके पानी को शुद्ध करने के साथ साथ उसमें जो जरूरी विटामिन वो मिनरल्स होते हैं उसको बाहर निकाल देता है, और जब वो आपकी अंदरूनी ताकत को कमजोर कर देता है। इसीलिए सीएमडी जो प्रोडक्ट है आपका वो बहुत जबरदस्त है, आपके जो है वाटर को एल्कलाइन करता है, बहुत ही जबरदस्त है ना। अब बात आती है कि हमें जो है, जैसे हमारे बच्चे हैं, हम पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में भेजते हैं, आप लोग देखो कि 100 में से 80 बच्चे जाते ही बीमार होते हैं। अगर वो हॉस्टल में जा रहे हैं, पीजी में जा रहे हैं, तो अगले 5 दिनों में 10 दिनों में खबर आती है, पापा मेरा पेट खराब है, मेरे को खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी उस लेवल का खाना जो आपको पीजी में, हॉस्टल में, बाहर आपको सर्व किया जा रहा है, वो इस चीज को एब्जॉर्ब नहीं, और आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। ये क्या है? ये है हमारा इन्फेक्शन। हमारा, आपने देखा होगा जब हम बाहर जाते हैं तो सबसे ज्यादा ऑयली फूड मिलता है, और वो ऑयली फूड आपके लीवर हेल्थ को, आपके स्टमक को, आपकी जो गट हेल्थ होती है उसमें इन्फेक्शन फैलाता है, और वो खाना आपसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जो भी आपके, वो भी आपकी मेहनत के पैसे को कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में जा रहा है। पहले खाना खाया, उसमें भी पैसे लगे, फिर हम हॉस्पिटलाइज हुए तो उसमें भी पैसे लगे। अब दोस्तों मैं बताऊं आपको क्या हो सकता है, अब आप यकीन नहीं करोगे, है ना। तो यकीन की बात यह है कि मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, और मेरे पिताजी दिल्ली जो है टीचर थे, सरोजनी नगर हमारा रेजिडेंस था, आपने सुना ही होगा, दिल्ली सरोजनी नगर, है ना। तो यहाँ पे मेरे पिताजी टीचर थे, तो मेरा को जो है एडमिशन मैंने 5वीं की अपनी यहाँ पे छपरोली से, लेकिन मेरे पिताजी वहाँ पे टीचर थे तो वो मुझे अपने साथ लेके गए। तो जब साथ लेके गए तो मेरी मम्मी वहां पे नहीं थी, मैं और पिताजी ही थे, तो वो सैटरडे संडे वापस आते थे, लेकिन मैं अकेला रह जाता था। तो मैंने 6th क्लास में ही खाना बनाना सीख लिया था, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, सारी चीजें मैंने, क्या आजकल आपके 6ठी क्लास में जो बच्चे हैं वो चीजें आती हैं? सोचो आप लोग। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ कि जब आप खुद से अपने बच्चों को कम लाइफ में, कम एज में खाना बनाना सिखाओगे तो उनका बाहर का खाना नहीं पड़ेगा, और जब वो घर का खाना बना के खुद सीखेंगे तो क्या वो बीमार पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम 40% तो बाहर की जो चीजें हैं उनको अवॉइड करके अपने आप को सुरक्षित रख ही सकते हैं ना। समस्या कब होती है? जब हमें अपने काम करने खुद नहीं आते। हम बिजनेस में भी इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, अपने ऊपर डिपेंड नहीं होते। ये भी हमारा पहले, ऐसे ही जीवन में छोटी छोटी बातें हैं। आप उन लेडीज को देखो जो पहले की हैं, आज 21 साल की लड़की भी खाना बनाना नहीं जानती, उस समय पे 8 साल की लड़की भी खाना बनाना जानती थी, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में हैं, हम काम वाली रख लेते हैं, हम झाड़ू पोछे वाली रख लेते हैं, बहुत सारे काम। तो इस शरीर को हमने क्या कर दिया है, कंफर्ट जोन में रख के इसको बीमार खुद बनाया है, किसी ने नहीं बनाया है। इसके जो है रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। दोस्तों मैं आपको प्राइवेट भी अपनी कुछ पर्सनल बातें भी बताता हूँ। काफी अच्छी मेरी अर्निंग थी, आज भी मैं 30 बीघा जमीन बोता हूं, और कोई भी सर्वेंट, कोई भी नौकर, कोई भी लेबर नहीं रखता हूं। मेरी टीम मुझसे बोलती है कि सर आप इतने अच्छे लेवल पे हो, इतनी अच्छी अर्निंग है, तो आप खुद क्यों खेती करते हो? आज भी मेरे घर में कोई एसी नहीं है। तो दोस्तों मैं एक ही चीज बताता हूं कि मेहनत और पसीना, यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है, यही सबसे बड़ी दौलत है, यही आपको जो है 80 साल की उम्र तक ले जा सकती है। अगर मैंने, आज मेरी 50 साल की एज हो चुकी है, मैं आप सबके सामने हूं, अगर मैंने फार्मिंग जो है वापस किसी को दे दी रेंट पे तो मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, और मैं अपने आप को फिट रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए ये करता हूं। ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है, फर्स्ट टाइम मैं प्रायोरिटी देता हूं अपने वेस्टीज बिस्लिम को, लेकिन वो भी इतने ही मायने रखता है। एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति
कभी किसी के साथ छल या फरेब नहीं कर सकता, ये भी आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि उसे पता है कि एक किसान को कमाने में कितनी मेहनत, मतलब जो है फसल को कमाने में, अपने घर को मैनेज करने में कितनी मेहनत लगती है। तो वो व्यक्ति किसी के साथ चीटिंग फ्रॉड नहीं कर सकता है, वो हमेशा उसको ऊपर उठाने की कोशिश करे। आज अर्निंग बेशक कम हो, लेकिन जब आप मेहनत करते हो, क्योंकि अच्छे जो पेड़ होते हैं ना, वो कितने भी बड़े हो जाए लेकिन अपने मालिक के सामने हमेशा अपने फलों से लदे रहते हैं, झुके रहते हैं। लेकिन जो पेड़ फल नहीं देते, आप देखोगे उनकी हाइट कितनी ज्यादा होती है, यानी कि उनका एटीट्यूड लेवल बहुत ज्यादा होता है, वो झुकना जानते ही नहीं है। तो जिंदगी में जो मजा आपको पेशेंस रखने में है, अपने आप को समर्पित करने में है, वो किसी और चीज में नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोषक तत्वों की। तो दोस्तों, आपको शरीर में डेफिशिएंसी हुई न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की, उसका फायदा उठाया हमारे हॉस्पिटल्स ने, हमारे मेडिकल्स ने। आजकल आप देखो, एक जो है रेशो चला हुआ है फेसबुक पे कि किसी ने शुगर का जो है ट्रीटमेंट बनाया है और डॉक्टर जो है, फार्मेसी जो है उसके अगेंस्ट खड़ी हुई है। जबकि अभी पिछले कुछ महीने पहले, लगभग 8-9 महीने पहले, जिन्होंने इस चीज का आविष्कार किया था, उस डॉक्टर ने अपने जो है डेथ से पहले एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे की थी। क्या आप लोगों ने देखी थी वो वीडियो? किसी ने याद है आप सबको? तो कुछ ऐसे धंधे होते हैं कि आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। आज वापस इन चीजों पे शोध किया जा रहा है और आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया जा रहा है। जड़ी बूटी न्यूट्रिशन ये सारी जमीन से मिलती है, हमें फल पौधों से मिलते हैं। क्या कोई भी एक भी ऐसा पौधा है, पेड़ है, जिसपे कैप्सूल लगता हो या कोई मेडिकल टैबलेट लगती हो? कोई नहीं है ना। तो ये सब इंसानों ने बनाया है। और एक चीज समझ लो कि जो चीजें हमें धरती माता देती है उसकी वैल्यू हम कम करते हैं, लेकिन जो इंसान बनाता है उसकी कॉस्ट हम बढ़ा देते हैं। फ्री में जो आपको चीजें मिलती हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन आप किसी चीज पे जब पैसा खर्चा करते हो तो उसकी इंपोर्टेंस का, उसकी वैल्यू का आपको पता होता है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो आज आपकी मेहनत की कमाई, हमारा माइंड सेट है, हमारा माइंड ये सेट है कि हमारे घर में 10-20 लाख रुपए होने चाहिए। गाड़ी हम बाद में लेंगे, मकान हम बाद में लेंगे, लेकिन पहले 10-20 लाख रुपए क्यों? हमारा माइंड सेट है, अगर हमारे घर में किसी को पैरालाइज हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो रिश्तेदार तो पैसे देंगे नहीं। तो हमने अपने माइंड को सेट कर रखा है ये भैया डॉक्टर के नाम के। जैसे हम बचपन में गुल्लक में रखते थे ना पैसे, ऐसे ही आज हमारे जो है अकाउंट में स्पेशल अकाउंट है कि ये डॉक्टर के नाम के हैं। माइंड सेट है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। हमने अपने माइंड को उस लेवल पे सेट किया है, इस लेवल पे सेट नहीं किया कि हम जो है हमें डॉक्टर फ्री लाइफ एंजॉय करें। देखो, सांसें परमात्मा ने जितनी जिसकी लिख दिया होंगी तो उतनी। और मैं ये भी नहीं बोलता कि किसी कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आप उस चीज को नजरअंदाज करके अपनी फिटनेस पे ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर है। हम इंश्योरेंस पे पैसा लगा देते हैं, हाँ जी, 2 करोड़ का इंश्योरेंस आपका बना देते हैं, ये 2 लाख की पॉलिसी है। अरे वाह, 2 करोड़ रुपए, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो 2 करोड़ रुपए मिलेंगे कब? जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो फिर उस 2 करोड़ का फायदा क्या है? उससे अच्छा हम लोगों के मुकाबले, अगर मैं फॉरेनर की बात करूं, तो फॉरेनर जैसा अगर हमने खाने पीने का, पहनने का ये कल्चर तो अपना लिए, लेकिन हमने उनका एक कल्चर नहीं अपनाया। अगर हम उस कल्चर को अपना ले तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती हैं। वो क्या? जो फॉरेनर होते हैं अपने मकानों में इतना पैसा नहीं लगाते, आपने देखा होगा। वो पैसा कहाँ पे लगाते हैं? मान के चलो, अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो अपनी कमाई का 25% पैसा लगाते हैं अपनी हेल्थ पे। ध्यान रखो दोस्तों, 25% पैसा लगाते हैं अपनी हेल्थ पे, 25% पैसा लगाते हैं वो अपने ट्रेवल पे, अपने फन पे, अपने घूमने फिरने पे। यानी कि 50% पैसा कहां पे खर्च कर दिया उन्होंने? अपने शरीर पे। बाकी जो 50% यानी कि 50% हो गया आपका वहां पे, 25 खाने पे, 25 घूमने पे, घूमना। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम घूमने भी नहीं जाते कहीं। अरे पैसा लग जाएगा, 20-30 हजार रुपए लग जाएंगे, इससे अच्छा है कि 10 लाख में बढ़ोतरी हो जाएगी, किसी डॉक्टर के काम आ जाएंगे।
हमारा ऐसा माइंड सेट है। लेकिन आप दिल्ली देखो, आगरा देखो, जयपुर देखो, आपसे ज्यादा वहां पे फॉरेनर लोग घूम रहे हैं, हमसे ज्यादा वहां पे फॉरेनर मिलेंगे, क्योंकि वो पैसे का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। और हम लोग सिर्फ पैसा जोड़ना जानते हैं, इसको खर्च करना नहीं जानते हैं। बाकी जो उनका 50% होता है वो उनका गाड़ियों का, घर का, बाकी मेंटेनेंस का होता है, और उसमें से 20% सेविंग करते हैं। और हम लोग क्या है, 80% सेविंग करते हैं और 20% खर्च करते हैं। अरे भैया, मैंने एक बात सीखी थी, बहुत ही सिंपल सी है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग काम ना करो, ऐसे करो, अच्छी मेहनत करो, अच्छा एफर्ट करो, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग करो, उसका अच्छा उपयोग करो। पूत सपूत क्यों धन सिंचे और पूत कपूत क्यों धन सिंचे। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? अगर आपका पुत्र काबिल है तो उसके लिए क्या पैसे की जरूरत है? वो खुद कमा लेगा, एनवायरमेंट खड़ा करेगा। अगर पुत्र कपूत है तो आप कितना भी पैसा जोड़ के चले जाना, उसको भी सब धरती में मिट्टी में मिला देगा। लेकिन हम इस कम्युनिटी में क्यों आए हैं? इस कम्युनिटी में आए हैं हम अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी वैल्यू बनाने के लिए, आप ऑर्डिनरी से वीआईपी बनने के लिए। और उसके लिए मेहनत लगती है दोस्तों, और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। क्या एक किसान की जो मेहनत है, जो एक एसी में बैठा हुआ इंसान है, क्या उसको उसकी वैल्यू का पता है? नहीं पता है। उसे नहीं पता कैसे जो है कितनी मेहनत करके वो रोटी कमाता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा, तो हम सबको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि दुनिया में सबसे बदनसीब वो इंसान है जो पैदा तो गरीब हुआ था लेकिन गरीब मर गया। वो सबसे ज्यादा बदनसीब है, क्योंकि भगवान ने वही दो हाथ पैर अडानी अंबानी जी को दिए हैं, वही आपको दिए हैं। आपको उनकी स्टोरी का पता होगा, उन्होंने भी मेहनत की है। तो हमने इंप्रेशन लेने हैं। सुनील भगवती शर्मा सर हैं, वो हमारे आइडियल हैं, हमारे मेंटोर हैं। तो हम हमेशा उनसे सीखते हैं। और वो एक अच्छी बात यह है कि ऐसा लीडर शायद मुझे तो जीवन में कभी नहीं मिला, जो कि इतने जबरदस्त लीडर हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं और हमेशा आपको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कभी भी आज तक मैंने उन्हें किसी को डांटते हुए नहीं देखा, आंखें निकालते हुए नहीं देखा, सच में ही हमेशा फेस पे स्माइल। और आवाज जादू, जादू जिसको बोलते हैं। जब हमारे पास में इतने अच्छे लीडर हैं तो क्या हमें कामयाब होने से कोई रोक सकता है? रोक सकता है? एक ही इंसान है वो, और वो है हम खुद। अगर इतनी एजुकेशन, इतना सब कुछ सीखने के बाद भी हम उस स्तर पे जो है स्टैंड करते हैं जो कि हमारा लेवल नहीं है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं, कोई और नहीं है दोस्तों। आपके लिए इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाया है, सुबह शाम आपको हर चीज की नॉलेज दी जाती है, लेकिन क्या हम उस लेवल के नोट्स बनाते हैं? नहीं बनाते। क्योंकि हम दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं दोस्तों, कुछ बातें मेरी कड़वी हो सकती हैं। एक होते हैं जीव और एक होते हैं परजीवी। सुना है आपने परजीवी का नाम? परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे हमारे घर में भैंस होती है, गाय होती है, कुत्ते होते हैं, डॉगी होते हैं, तो उनके शरीर पे परजीवी निवास करते हैं, है ना? तो वो परजीवी क्या होते हैं? जो उनका खून चूसते हैं, खुद से कुछ नहीं करते, है ना? तो ऐसे ही हम भी कुछ लोग होते हैं जो अपने स्पॉन्सर के ऊपर, अपने लीडर के ऊपर डिपेंड होते हैं, खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं। सारा काम वही करके देते हैं, वही करते हैं। तो क्या हमें परजीवी बनना है? अच्छी ग्रोथ क्या हमारी कभी भी परजीवी से आ सकती है? अपनी पहचान हो सकती है परजीवी बन के? कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए हमको सेल्फ डिपेंड बनना है। और सेल्फ डिपेंड के लिए सिर्फ एक ही जरूरत है, एक ही नीड है, वो है अपनी नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज। चाहे वो अपनी बॉडी ऑर्गन के बारे में हो, चाहे वो अपने न्यूट्रिशन के बारे में हो, चाहे वो अपने पे प्लान के बारे में हो, चाहे जो भी हमें यहाँ पे सिखाया जाता है, जो भी इस कम्युनिटी की नीड है, उसको कंप्लीट करना है। और जब आप किसी भी चीज की कंप्लीट नीड कर देते हो तो वो आप सक्सेसफुल हो जाते हो। ऐसे ही हमारी बॉडी की नीड है हमारा न्यूट्रिशन, हमारा खाना।
पोषक तत्व। और जब ये कंप्लीट होते हैं तभी आप लोगों का एक अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत जबरदस्त आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है। क्योंकि बीमारी जब आती है तो आपका कॉन्फिडेंस भी उस बीमारी के साथ आ जाता है, वो लो हो जाता है। लेकिन जब एक अच्छी हेल्थ के आप मालिक होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है, और जहां पे कॉन्फिडेंस होता है तो वहां पे सफलता आपका इंतजार करती है। तो अभी सेशन का भी टाइम होने वाला है ना, नेक्स्ट सेशन का। तो हमेशा अपने अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे और हमेशा अपनी फिटनेस पे काम करेंगे। पसीना बहाने से कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि जो जिएगा, पसीना अगर वो बहाता है तो उसको जीवन दान मिलता है हर बूंद में। मैं तो यही बोलूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। इतनी मेहनत कर दो दोस्तों कि आपको लोग नोटिस करें कि ये बंदा क्या करता है। और एक दिन जब आप सफल होंगे तो आपके पीछे भीड़ का काफिला होगा। लेकिन काफिला तभी बनता है जब आप अकेले स्टार्ट करते हो चलना और पीछे पीछे लोग आपके जुटते चले जाते हैं। महात्मा गांधी को आपने देखा होगा कि जब उन्होंने जो है युद्ध गृह किया तो उसमें जो है वो अकेले चले थे, फिर स्टेट बाय स्टेट भीड़ लोगों की उनके साथ होती चली गई और एक कारवां बनता चला। तो थैंक यू सो मच प्रीति मैम और सुनील सर, थैंक यू सो मच आज के लिए। थैंक यू सो मच सोमपाल सर। आप सभी बहुत ही शानदार क्लैपिंग करेंगे सोमपाल सर के लिए। बहुत ही शानदार सेशन आपने लिया, प्राउड ऑफ यू। मैं मतलब मुझे आपका आज वाला सेशन सुनकर, क्योंकि देखिए मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं 4 साल से ये सेशन सुन रही हूं और आज मुझे बिल्कुल डिफरेंट नॉलेज मिली है। क्यों? क्योंकि सर के पास जो एक्सपीरियंस है, मैं शहर से बिलोंग करती हूँ। मैंने पढ़ा है कि खेती में ऐसा होता है, खेती में ये किया जाता है, इतनी फसल उगती है साल में, बीज मतलब। लेकिन जो आज इन्होंने नॉलेज दी है, और यहाँ पर फार्मर फैमिली से भी बहुत सारे लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मेरे जैसे हैं, जिन्हें नहीं पता कि एक्चुअल में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आज हमें बहुत सारी नई चीजें और बहुत ही शानदार चीजें जानने का मौका मिला। तो आप सभी लोग सहमत है मेरी बात से? आप सभी लोग सहमत है मेरी बात से कि मुझे तो आज बहुत अलग नॉलेज मिली है, बहुत अच्छी, जो मेरे फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। और इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगी हमारे मेंटर सुनील सर का और भगवती मैम का, कि जिन्होंने हमको ये आज अपॉर्चुनिटी दी, सोमपाल सर को अपॉर्चुनिटी दी कि वो ये सेशन करें। और आज और हम देख रहे हैं हर दिन नए नए सेशंस, आप देख रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमको जानने को मिल रही हैं। तो थैंक यू सोमपाल सर ऐसी जानकारी हमें देने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी जल्दी आपसे और नई नई जानकारी ले पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों ने टाइम से ज्वाइन किया। और बस मैं एक निवेदन करूंगी कि जो लोग भी ज्वाइन करते हैं वो अगर कैमरा ऑन करते हैं तो प्लीज स्क्रीन के सामने बैठें। अगर मैं आपको जो स्क्रीन की फोटो खींच के अगर ग्रुप में भेजूंगी तो आप खुद देखोगे कि ना, बिल्कुल भी एक मतलब हम इस चीज की वैल्यू नहीं रख रहे हैं हमारे ट्रेनिंग सिस्टम की, कि कोई बिल्कुल स्क्रीन साफ है, लोग की स्क्रीन ऑन है लेकिन वहां पर कोई नहीं बैठा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब हमें अपने ट्रेनिंग सिस्टम का एक वैल्यू बना बना के रखनी पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट सेशन हमारा वर्कआउट सेशन है, हम जल्द ही वहां पर मिलेंगे। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो।